everyone, welcome back to Mindsmine Tutorials. Our today's topic is ethogenetics, also known as genes and behavior. And before this topic, I have already taught two topics, that is neural and hormonal control of behavior. We are studying the topic development of behavior, and under this topic there are three headings: genetic, neural and hormonal, out of which neural and hormonal are already completed, and today we are going to start with ethogenetics or genetic components controlling behavior. So let's get started. Now the statement is what composes behavior. ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि behavior को बनाती है. तो एक क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा सिंपल दिखाई देता है और स्ट्रेट दिखाई देता है, लेकिन इस चीज़ का जो आंसर है क्वेश्चन का वो सिंपल नहीं है और ना ही स्ट्रेट है, क्योंकि ऐसे न्यूमरस फैक्टर्स होते हैं जो कि कंट्रोल करते और हेल्प करते डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर के अंदर. और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर में हेल्प करते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर में हेल्प करते हैं उन्हें जीन्स, नर्वस सिस्टम और हॉर्मोन्स कहा जा सकता है. अब जो स्टडी होती है रोल ऑफ जीन्स की, नर्वस सिस्टम की, हॉर्मोन्स की, इन सभी को मिलाकर ईथोजेनेटिक्स के अंदर कहा जाता है. वहीं न्यूरो ईथोलॉजी और ईथो एंडोक्राइनोलॉजी भी दो फील्ड्स हैं. तो मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर रोल ऑफ जीन्स को हम बिहेवियर से रिलेट कर रहे हैं तो वो ईथोजेनेटिक्स होगा, अगर नर्वस सिस्टम को बिहेवियर से रिलेट कर रहे हैं तो वो न्यूरो ईथोलॉजी होगा, वहीं अगर हॉर्मोन्स को बिहेवियर के साथ रिलेट किया जा रहा है तो वो ईथो एंडोक्राइनोलॉजी होगा रिस्पेक्टिवली. तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ईथोजेनेटिक्स, जीन्स एंड बिहेवियर. आई नो थोड़ी सी क्वालिटी यहाँ पर ख़राब है, बट बियर विथ मी, क्योंकि अभी स्टडी मटेरियल लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, हमें अवेलेबल होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप प्लीज़ मेरे साथ यहाँ पर बियर कीजिए इस प्रॉब्लम को. साथ में अब हम इसको स्टार्ट करेंगे. जो ईथोलॉजिकल अप्रोच होती है बिहेवियरल जेनेटिक्स की, तो जितना भी बिहेवियरल जेनेटिक्स है उसके लिए एक ईथोलॉजिकल अप्रोच होती है. उसको मेनली हम जब स्टडी करते हैं, सर्टन जीन्स अगर स्टडी करते हैं कि रिलेशन में टू सर्टन बिहेवियर थ्रू सिंपल क्रॉसिंग ओवर एक्सपेरिमेंट्स, दिस इन्वेस्टिगेशन आर लिमिटेड टू. तो अभी हम इसकी बात करना स्टार्ट करते हैं कि जो ईथोलॉजिकल स्टडीज है या फिर कह सकते हैं ईथोजेनेटिक्स की स्टडी है, अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन को देखें तो कहीं हद तक लिमिटेड होते हैं. वो कैसे लिमिटेड होते हैं? पहले जो स्पीशीज होती हैं दैट कैन बी केप्ट इन लेबोरेटरी, जो स्पीशीज होती है उनको हम लेबोरेटरी में रख सकते हैं. द स्पीशीज मस्ट बी एबल टू रिप्रोड्यूस इन अ रिलेटिवली शॉर्ट टाइम इन लेबोरेटरी. जरूरी है कि जो स्पीशीज है वो लेबोरेटरी के अंदर रिप्रोड्यूस कर पाए और शॉर्ट टाइम पीरियड में कर पाए. साथ में स्पीशीज शुड पजेस इजीली रिकॉग्नाइजेबल एंड मेजरेबल डिफरेंसेस इन देयर बिहेवियर. अब जो स्पीशीज आप जिनका आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उन स्पीशीज के अंदर रिकॉग्नाइजेबल, पहचानने वाले, और मेजरेबल, जिनको हम नाप सके, मेजर कर सके, ऐसे डिफरेंसेस उन स्पीशीज के बिहेवियर में होना चाहिए. साथ में रिजल्टिंग हाइब्रिड्स जो होते हैं शुड बी फर्टाइल. जब भी आप दो स्पीशीज को क्रॉस कर रहे हैं तो उनके जो हाइब्रिड्स फॉर्म हो रहे हैं वो फर्टाइल होना चाहिए, और उनकी जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो भी रिप्रोड्यूस करने के कैपेबल होना चाहिए. तो यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए कि जो भी ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है वो स्टेराइल हो. अगर वो स्टेराइल है तो वो स्पीशीज आगे नहीं बढ़ पाएगी, तो वहाँ पर वो फर्टाइल होना चाहिए. सो दैट द स्टडी ऑफ मैनी जनरेशंस कैन बी मेड. क्योंकि अगर इस तरह से देखा जाए तो अगर जो हाइब्रिड्स बने हैं अगर उनकी जनरेशन आगे बढ़ती जाएगी तो उनकी स्टडी भी इजीली होती जाएगी. अगर देखा जाए तो नीड जो होती है मैनी जनरेशंस की आर रिक्वायर्ड बिकॉज बाय एडिशनल बैक और सेल्फ क्रॉस स्टडीज विथ स्पीशीज. तो ये जो नीड होती है मैनी जनरेशंस की वो इसलिए भी रिक्वायर्ड होती है क्योंकि वो एक तरह का एडिशनल बैक होता है या फिर सेल्फ क्रॉस स्टडीज जो स्पीशीज की होती है उसके लिए ज़रूरी होती है. हाइब्रिड रिसर्चर जो होते हैं उन्होंने एग्जामिन किया कि वेदर अगर हम वेरिएशन एक बिहेवियर में देखें तो वो भी कंट्रोल होता है बाय ओनली वन सेट ऑफ अलील्स और सेवरल सेट ऑफ अलील्स. तो कुछ हाइब्रिड रिसर्चर्स ने ये पाया कि जो कहना चाहिए जो हाइब्रिड्स रहते हैं इनके अंदर वेरिएशन पाया जाता है बिहेवियर का, जो कि कंट्रोल होता है. इनका जो बिहेवियर का वेरिएशन है वो कंट्रोल होता है एक सेट ऑफ एलील से, वन सेट ऑफ अलील्स से, या फिर सेवरल सेट ऑफ अलील से. तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि यहाँ जो बिहेवियर के वेरिएशंस है वो इस तरह से अलील्स के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एग लेइंग बिहेवियर ऑफ एप्लाइसिया. तो हाउ अगर बात की जाए कि ये कैसे एग लेइंग बिहेवियर रहता है, क्या इनके रीजंस होते हैं, तो हम इसकी पूरी स्टडी देखेंगे. तो हाउ जीन्स डेवलप बिहेवियर, ऐसा क्या होता है जिससे जीन्स जो होते हैं वो डेवलप करते हैं बिहेवियर को. अभी तक हमने हार्मोनल देख लिए, न्यूरल देख लिए, किस तरह ब्रेन कंट्रोल करता है बिहेवियर के लिए, किस तरह हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ ये अराइज हो रहा है कि जीन्स कैसे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं. तो यहाँ हमारा जो पॉइंट उसको हम देखते हैं, स्टडी ऑफ एग लेइंग बिहेवियर ऑफ सी हेयर इज मोस्ट सुटेबल एग्जाम्पल. अगर हम एक एग लेइंग का प्रोसेस देखें सी हेयर का,
तो वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा। जो एग लेइंग बिहेवियर होता है एप्लाइसिया का, उसके अंदर एक कोऑर्डिनेटेड सीरीज होती है स्टीरियोटाइप्ड स्टेप्स की। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीरियोटाइप्ड? स्टीरियोटाइप वो होता है जो इसका प्रोसेस कॉमन होता है हर चीज़ में। जैसे अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं कई कई बार कि ये इंसान स्टीरियोटाइप है, कि उसकी सोच बदल नहीं सकती, वो जैसी लोगों की नॉर्मली होती है, एक ही सोच उसी को फॉलो करेगा, उसकी अपनी कोई सोच नहीं हो सकती, उसको स्टीरियोटाइप सोच हम कहते हैं। उसी तरह से यहाँ एक तरह की कोऑर्डिनेटेड सीरीज एग लेइंग के अंदर फॉलो की जा रही है एप्लाइसिया के थ्रू, जो कि स्टीरियोटाइप स्टेप्स है, यानी वही सेम टू सेम स्टेप्स बार बार यूज होगी यहाँ पर। तो इन अप्लाइसिया जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन रहता है इज द रूल एंड फर्टिलाइज्ड एग्स आर लेड इन एन एलोबरेट स्टीरियोटाइप्ड एरे ऑफ कोऑर्डिनेटेड बिहेवियर्स। अब अप्लाइसिया में क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन एक रूल रहता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन कुछ नहीं है, जो दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में क्रॉस हो रहा है यहाँ पर। तो अब जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है तो ये एक रूल फॉलो करके ही हो पाता है, और यहाँ जो फर्टिलाइज्ड एग्स रहते हैं उसको एक एलॉबरेट और स्टीरियोटाइप्ड एरे के अंदर ले किया जाता है, और उसमें कोऑर्डिनेटेड बिहेवियर्स भी फॉलो होते हैं। अब जो अप्लाइसिया होता है वो करीब करीब मिलियन एग्स एक बार में कह सकते हैं ले कर देती है। अब जो एग्स रहते हैं वो लेड होते हैं लॉन्ग स्ट्रिंग्स के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ स्ट्रिंग्स ऑफ एग्स शो की गई है, तो ये उसके एग्स की स्ट्रिंग्स है। तो लंबी लंबी स्ट्रिंग्स के फॉर्म में, डोरियो की फॉर्म में यहाँ एग्स को ले किया जाता है। स्ट्रिंग जो होते हैं एग्स के वो एक्सपेल्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रिप्रोडक्टिव डक्ट मसल्स। अब यहाँ जो स्ट्रिंग्स ऑफ एग्स होते हैं वो उसकी बॉडी से एक्सपेल्ड होते हैं बाय कॉन्ट्रैक्शन, एक तरह की कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू, जो कि रिप्रोडक्टिव डक्ट मसल्स के थ्रू होता है। ड्यूरिंग द एक्सपल्शन ऑफ एग्स एप्लाइसिया नीदर मूव नॉर ईट्स। अब जिस टाइम पे ये जो एप्लाइसिया है ये एग्स को ले करती है, तो उस टाइम पे जब ये एक्सपल्शन हो रहा होता है एग्स का, उस टाइम पे एप्लाइसिया ना ही हिलती है, ना ही मूवमेंट शो करती है, ना ही कुछ खाना खाती है। तो ये वाली चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट थी जो हमने एप्लाइसिया में देखी। अब यहाँ जो फिगर शो की गई है स्ट्रिंग ऑफ एग की हमने बात की। अब जो जीन्स एंड बिहेवियर में हम देख रहे थे एग लेइंग बिहेवियर ऑफ एप्लाइसिया, इसमें यही बताया गया है कि जब वो स्ट्रिंग ऑफ एग्स को एक्सपेल करती है उसकी बॉडी से, तो रिप्रोडक्टिव डक्ट में से वो पास आउट हो गए इन द साइड ऑफ द बॉडी, और जो एनिमल रहती है यहाँ पर वो ग्रास्प कर लेती है एग स्ट्रिंग को इन इट्स माउथ, उसके माउथ में उनको पकड़ लेती है और फिक्सेस इट टू द सबस्ट्रेटम, राइट, और सबस्ट्रेटम में उसको ले जाकर फिक्स कर देती है। तो ये वाली थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रोसेस थी। अब जो एप्लाइसिया होती है वो अपने ग्रास्प करती है एग स्ट्रिंग को माउथ के अंदर विद अ सीरीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक हेड वेविंग मूवमेंट्स, एक्सट्रैक्ट्स द स्ट्रिंग फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव डक्ट एंड बाइंड्स द स्ट्रिंग इनटू द इर्रेगुलर मास। मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ जो चीज़ देखने को हमें मिली कि ये जो एप्लाइसिया होती है अपने एग स्ट्रिंग्स को ग्रास्प कर लेती है माउथ के अंदर, फिर एक सीरीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करती है जिसमें उसके हेड को वो वेव करती है, मूवमेंट्स एक्सट्रैक्ट होते हैं जिसकी वजह से, और जो स्ट्रिंग रहता है वो जो रिप्रोडक्टिव डक्ट से फॉलो अप हुआ है उसको वो बाइंड कर लेती है स्ट्रिंग को एक इरेगुलर मास के अंदर। तो एक इरेगुलर मास टाइप बना देती है, और एक स्मॉल ग्लैंड उसकी जो माउथ में रहता है वो सिक्रीट करता है एक स्टिकी म्यूकोइड सब्सटेंस जो कि उस मास पे जाकर अटैच हो जाता है। तो एक उसके माउथ में से एक ऐसा सब्सटेंस निकलेगा जो कि थोड़ा म्यूकस वाला और स्टिकी है, और वो जाकर इन एग्स पे लग जाता है, इस मास, ये जो एग्स के मास को बनाया गया है उस पर लग जाता है। फिर एक फोर्सफुल वेव ऑफ हेड के साथ ये जो एनिमल रहती है वो पूरे एंटायर मास को फिक्स कर देती है एक सॉलिड सबस्ट्रेटम में। तो ये हमने जो नॉर्मली अभी ये फिगर में पढ़ा था उसका थोड़ा सा डिटेल्ड यहाँ पर लिखा गया है। अब जो एग्स रहते हैं स्ट्रिंग में वो एक दूसरे से अटैच्ड ही रहते हैं अंटिल हैचिंग। जब तक हैचिंग ना हो जाए, अंडे में से बच्चे बाहर ना आ जाए, उस टाइम तक ये सारे जो एग्स रहते हैं सॉरी। अब क्या होता है यहाँ जो एंटायर सीरीज होती है एग प्रोसेसिंग एक्शन की, वो एक स्टीरियोटाइप पैटर्न ऑफ बिहेवियर फॉलो करती है। लेकिन अब यहाँ पर एक पर्टिनेंट कह सकते हैं क्वेश्चन अराइज करता है कि क्या जो अप्लाइसिया है वो ये सारा जो एग लेइंग बिहेवियर है जिसमें उसने पूरा कॉम्पैक्ट मास बना दिया एंड में, फिर उसको सबस्ट्रेटम तक अटैच कर दिया एग्स को, तो ये सारी जो चीज़ थी अप्लाइसिया ने क्या इसको लर्न करी है, उसे अभी अभी उसने सीखा है, या फिर वो जो जीन्स है उसकी बॉडी में वो इन एक्टिविटीज़ को इनकोड करते हैं। तो ये सारे तरह के क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होते हैं। जब कैंडल और अर्विंग ने 1989 में, अर्विंग की स्पेलिंग यहाँ हो सकता है विजिबल नहीं हो, तो IRVING स्पेलिंग है, तो कैंडल और अर्विंग ने 1989 में एक कहना चाहिए थ्योरी दी जिसमें उन्होंने दो बंचेस ऑफ न्यूरॉन्स को आइडेंटिफाई करा और बैक सेल्स को आइडेंटिफाई करा एट द टॉप ऑफ एप्लाइसियाज एब्डोमिनल गैंग्लियन, जो कि एप्लाइसिया के एब्डोमिनल गैंग्लियन के ऊपर प्रेजेंट थे।
जब उन्होंने इस एक्सट्रैक्ट को, इन बैग सेल्स के एक्सट्रैक्ट को इंजेक्ट करा सेट ऑफ लाइव एप्लाइसिया के अंदर, कुछ लाइव एप्लाइसिया के अंदर उन्होंने जब इसको इंजेक्ट करा तो उन्होंने ये पाया कि it elicited the entire activities of egg laying behavior even though the snail had not mated and had no eggs to deposit. तो उन्होंने ये पाया कि जब ये इंजेक्शन एप्लाइसिया में लगाया गया तो उनके अंदर एक एलिसिटेशन पाया गया, एक ऐसा रिएक्शन निकला जो कि जिसमें उन्होंने पूरे वही एंटायर एक्टिविटीज को फॉलो अप किया जो कि एग लेइंग बिहेवियर में एप्लाइसिया फॉलो करता है. तो उन्होंने ये देखा कि स्नेल जो था अभी तक अगर उसने मेटिंग नहीं भी की थी, उसके पास कोई एग्स भी नहीं थे डिपॉजिट करने के लिए, फिर भी उसने ये सारे जो एग लेइंग बिहेवियर था उसको फॉलो अप किया. तो इस इंजेक्शन से ये भी हो सकता था. और सब्सिक्वेंट स्टडीज में जो आर्च और कहना चाहिए स्ट्रमवेजर थे 1990 के अंदर, STRUMWASSER, तो उन्होंने 1990 के अंदर बताया आइसोलेटेड वन ऑफ द एक्टिव, तो उन्होंने आइसोलेट करा वन ऑफ द एक्टिव बैग सेल फैक्टर्स को और आइडेंटिफाई करने के बाद उन्होंने ये बताया कि इसमें एक पेप्टाइड प्रेजेंट रहता है जिसके अंदर 36 अमीनो एसिड होते हैं. ये जो बैग सेल्स के अंदर से जो सब्सटेंस निकल रहा था उसके अंदर ऐसा पेप्टाइड होते हैं जिसके अंदर 36 अमीनो एसिड्स होते हैं. और उन्होंने ये भी ऑब्जर्व करा कि जब इन पेप्टाइड को एडमिनिस्टर करा जाए, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि जब इन पेप्टाइड्स को एप्लाइसिया के अंदर अप्लाई किया जाएगा तो उसकी वजह से यहाँ पर एलिसिटेशन होगा कुछ एग लेइंग बिहेवियर्स का, जिसकी वजह से वो कह सकते हैं कि इस सारी चीज़ों से सजेस्ट हो गया कि इट वाज वन ऑफ द सेवरल फैक्टर्स कंट्रोलिंग द एग लेइंग बिहेवियर. अगर इस पेप्टाइड को देखा जाए तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए कहा गया कि इस पेप्टाइड को एग लेइंग हार्मोन कहा जाएगा, ELH कहा जाएगा. लेटर कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जैसे कि मैकएलिस्टर, जैक्सन, श्वार्ट्ज, कैंडल, शॉलर, एक्सेल, इन सारे साइंटिस्ट ने इसको आइसोलेट करा, इसके अंदर की जीन को आइसोलेट करा और इनकोडिंग ELH, जो भी जीन जो रहता है वो इनकोड करता है ELH को, उसको आइसोलेट करा 1992 के अंदर. और उन्होंने कंक्लूड करा इस स्टडीज से दैट देयर इज अ सिंगल जीन विच इनकोड्स अ लॉन्ग प्रोटीन चेन, कि एक ऐसा सिंगल जीन होता है जो कि ये पूरी इनकोड कर देता है लॉन्ग प्रोटीन चेन को. और ये जो प्रोटीन चेन होती है इसमें स्मॉल बायोलॉजिकली एक्टिव पेप्टाइड्स होते हैं. इस लंबी प्रोटीन चेन में क्या होते हैं, छोटे बायोलॉजिकली एक्टिव पेप्टाइड्स होते हैं जो कि डिफरेंट पेप्टाइड्स हो सकते हैं, ब्रिंग आउट अबाउट डिफरेंट एक्टिविटीज इन एग लेइंग बिहेवियर ऑफ एप्लाइसिया. अगर दूसरे तरह के पेप्टाइड्स यहाँ पर इंजेक्ट किए जाएंगे तो दूसरा बिहेवियर देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर ELH की बात की जा रही है. नेक्स्ट, क्लीनिंग बिहेवियर ऑफ हनी बी. नेक्स्ट टॉपिक. अब एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल जो सिंगल जीन के बारे में है, जो कि हमने अभी तक पढ़ा था कि जो सिंगल जीन होते हैं वो बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, उसी का एग्जांपल हम देखेंगे. तो वो आता है हनी बीज के अंदर से. जो एग्जांपल होता है हाइजीनिक हनी बी का, पर्टिकुलरली अगर हम उसके इंस्टेंस लेकर बात करें, एग्जाम्पल लेकर बात करें, तो जो जेनेटिक कंट्रोल ऑफ बिहेवियर होता है उसी से रिलेटेड होती है. तो हनी बीज अपने जो बी हाइव्स होते हैं उसको क्लीन करती है, उसका भी यहाँ जो सिंगल जीन कंट्रोलिंग बिहेवियर वाला कंसेप्ट है उससे रिलेशन है. साथ में जो हनी बीज होती है वो हाइव्स में रहती है, एक सोसाइटी बनाकर रहती है. ये जो हाइव रहता है इसमें सीरीज ऑफ वर्टिकल वैक्स हनी कॉम्स होते हैं. क्या होते हैं इस हाइव के अंदर हम बात करें तो एक सीरीज बनी होती है वर्टिकल वैक्स हनीकॉम्स की, जिसमें ये जो बीज होती है अपने खाने को स्टोर करती है. अब जो अडल्ट बीज होती है वो सरफेस ऑफ द कॉम्ब में रहती है. जो सरफेस रहेगा कॉम्ब का वहां पर जो रहेंगी वो अडल्ट बीज हो जाएंगी, लेकिन जो एग्स, लार्वे और प्यूपे होते हैं लिव इनसाइड द चैम्बर्स ऑफ द हाइव. लेकिन ये जो छोटे वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे इनकी सोसाइटी में, जैसे कि हम कह सकते हैं जो एग्स है, लार्वे हैं, प्यूपे हैं, तो वो सारी चीजें जो चैम्बर्स होते हैं हाइव के वहां पर प्रेजेंट होते हैं. न्यूली इमर्ज्ड एडल्ट्स, स्टेराइल फीमेल्स आर रेडी टू कंट्रीब्यूट टू द वर्क ऑफ द हाइव. और यहाँ जो न्यूली इमर्ज्ड एडल्ट्स होती है जो कि स्टेराइल फीमेल्स होती हैं, यहाँ जो अगर फर्टाइल फीमेल होगी तो वो सिर्फ क्वीन बी होती है, तो यहाँ जो स्टेराइल फीमेल होती है वो भी बहुत हेल्प करती है हाइव के कॉन्ट्रीब्यूशंस के अंदर. अब जो लार्वा होता है हनी बीज का, अगर उनको देखा जाए तो लार्वा ऑफ हनी बी आर किल्ड बाय वन डिजीज इन पर्टिकुलर कॉल्ड अमेरिकन फोल ब्रूड. एक तरह की डिजीज होती है अमेरिकन फोल ब्रूड, जिसकी वजह से जो हनी बी के लार्वे होते हैं उनकी डेथ हो जाती है. ये जो डिजीज होती है ये एक तरह के बैक्टीरिया कॉज करते हैं जिनका नाम होता है बैक्टीरियम बेसिलस लार्वे. और ये जो बैक्टीरिया होता है ये अफेक्ट करता है लार्वा ऑफ हनी बी को और उसके प्यूपे को किल कर देता है. तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती है जो जरूरी है हमारे लिए जानना. अब यहाँ पर एक फिगर शो किया गया है, हम जीन्स एंड बिहेवियर के अंदर देख रहे हैं नेस्ट क्लीनिंग बिहेवियर ऑफ हनी बी. इसमें मेंडेलियन स्कीम प्रपोज्ड टू अकाउंट फॉर रेजिस्टेंस
टू अमेरिकन फोल ब्रूड इन हनी बीज। यहाँ पर एक मेंडेलियन स्कीम को प्रपोज किया गया था जिससे कि वो अकाउंट करे फॉर द रेजिस्टेंस, जिससे कि एक रेजिस्टेंस पैदा हो अमेरिकन फोल ब्रूड की डिजीज का हनी बीज के अंदर। जो रोंथन बुहलर नाम के साइंटिस्ट से, स्पेलिंग है ROTHEN BUHLER। तो रोथन बुलर नाम के जो साइंटिस्ट थे 1964 में carried out genetic analysis of the nest cleaning behavior of 2 strains of the European honeybee। तो ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने 1964 के अंदर एक तरह का जेनेटिक एनालिसिस करा जिसमें इन्होंने नेस्ट क्लीनिंग बिहेवियर के बारे में 2 स्ट्रेन्स अगर उसमें देखे जाए यूरोपियन हनीबी में देखे, और इन्होंने मेंटेन करा एक हाइजीनिक एनवायरनमेंट विद इन द हाइव। 1 स्ट्रेन ऑफ द वर्कर बीज जीनोटाइप u small r normally open the comb cells that contain diseased larva dead pupae and remove them। सेकेंड स्ट्रेन जो था हनीबी का ऑफ हनीबी विद जेनेटिक मेकअप कैपिटल U कैपिटल R, और ये एक तरह का अनहाइजीनिक जो कि कह सकते हैं दे नीदर अनकैप द कॉम सेल्स नॉट रिमूव द डेड प्यूपे। तो ये 2 तरह के जेनेटिक्स यहाँ पे देखे गए जो है यहाँ पर फॉलो किए गए थे। तो आप यहाँ पर फिगर शोन है तो उसको देख सकते हैं। चलिए, तो अब हम हमारी इस पूरी अभी तक हमने थ्योरी देखी उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर जो हनी बीज होती है इनमें 2 तरह के स्ट्रेन्स पाए जाते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेन्स हियर? स्ट्रेन्स का मतलब होता है जैसे ह्यूमंस है इसमें मेल और फीमेल 2 तरह की हम कह सकते हैं फॉर्म्स पाए जाते हैं। उसी तरह से जैसे बैक्टीरिया होते हैं उसमें ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव 2 तरह के स्ट्रेन्स पाए जाते हैं, वैसे ही हनी बीज में भी 2 तरह की स्ट्रेन्स होती हैं। 2 तरह की अलग अलग बिहेवियर वाली स्पीशीज हो सकती है। एक ही स्पीशीज के अंदर 2 तरह के अलग अलग कह सकते हैं ग्रुप्स हो सकते हैं, ये ज्यादा बेटर वर्ड्स होंगे यहाँ पर। तो इसमें से जो पहला स्ट्रेन होता है वो हाइजीनिक होता है। हाइजीनिक का मतलब होता है साफ सफाई करने वाला, बिल्कुल साफ सफाई हाइजीन को पसंद करने वाला। वहीं जो दूसरा स्ट्रेन होता है वो अनहाइजीनिक होता है, बिल्कुल साफ सफाई को पसंद नहीं करता है और जैसी गंदगी है जो भी डर्ट है जो क्लटर्स है उनको ऐसा कैसे रहने देगा, कोई साफ सफाई पे उसका फोकस नहीं रहेगा। अब ये जो दोनों स्ट्रेन्स रहते हैं उनके यहाँ पर थोड़े से जीनोटाइप की और उनके नेचर की बात की गई जिस पर हम ध्यान देते हैं। जो हाइजीनिक इन्वायरमेंट को फॉलो करती है हाइजीनिक स्ट्रेन होती है, उस साफ सफाई वाली स्ट्रेन का जो जीनोटाइप होता है वो स्मॉल u स्मॉल r होता है। और ये वाला जो हाइजीनिक स्ट्रेन होता है वो नॉर्मली क्या करता है, रोज जो कॉम सेल्स होते हैं उनके जो दरवाजे होते हैं उनको ओपन करना और उसके अंदर हवा अच्छे से वेंटिलेशन प्रॉपर हो, और जो भी अगर जिनको ये बीमारी जिसको हमने नाम दिया था अमेरिकन फोल ब्रूड, तो ये जो बीमारी जिन लार्वा को हो जाती है जिनकी डेथ इस बीमारी से हो गई है उन लार्वा को वहां से रिमूव करना, उनकी डेड बॉडीज को वहां से रिमूव करना, ये सारा हाइजीनिक जो वर्कर्स होते हैं स्ट्रेन होते हैं उसका काम रहता है। तो ये सारी चीजें होती है। वहीं जो सेकेंड स्ट्रेन होता है हनी बीज का जिसमें जेनेटिक मेकअप जो उसका जेनेटिक मेकअप होता है उसका जो जीनोटाइप होता है वो कैपिटल U कैपिटल R होता है, जो कि अनहाइजीनिक होता है। वो ना ही अनकैप करता है कॉम सेल्स को, ना ही दरवाजे खोलने का काम करता है साफ सफाई के लिए, ना ही वो डेड प्यूपे को वहां से रिमूव करता है। तो ये इनके दोनों हमने यहाँ पर स्ट्रेन्स देखे जिसको हमने यहाँ एक्सप्लेन करा। अब यहाँ एक फ्लो चार्ट दिया लेकिन उसके पहले हम थ्योरी देखेंगे फिर हम इस फ्लो चार्ट को समझेंगे तो इजीली समझ में आएगा। अब क्या होता है कि जो अनहाइजीनिक स्ट्रेन होता है जिसको कैपिटल U कैपिटल R कहते हैं हनीबी का, उसको क्रॉस किया गया है जब हाइजीनिक स्ट्रेन के साथ। अब दोनों की क्रॉसिंग हो रही है, कैपिटल U कैपिटल R स्मॉल u स्मॉल r इन दोनों को क्रॉस करा गया। तो जो फर्स्ट जनरेशन फॉर्म हुई जिसको F1 जनरेशन कहा वो अनहाइजीनिक फॉर्म हुई, और इसके अंदर ये देखा गया जैसे कि जब हम मेंडल का फर्स्ट लॉ स्टडी करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो उसमें ये देखा जाता है जब टॉल और डार्क को क्रॉस किया गया था तो पहली जो जनरेशन थी वो टॉल थी, लेकिन उसके अंदर यहाँ पर उसी तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, पहली जनरेशन जो है वो अनहाइजीनिक है लेकिन उसके जो जीनोटाइप है अब की बार जो जीनोटाइप है उसमें क्या देखने को मिल रहा है कि वहां डोमिनेंट कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए कैपिटल U है, स्मॉल u भी साथ में, कैपिटल है और स्मॉल r भी साथ में, लेकिन हम फिर भी डोमिनेंट पर फोकस करेंगे इसलिए स्पीशीज अनहाइजीनिक हो गई, लेकिन जीनोटाइप में फिर भी जो हाइजीनिक के कैरेक्टर्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। उसी तरह से यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि जो अनहाइजीनिक वाली स्ट्रेन है यहाँ पर वो डोमिनेंट होती है हाइजीनिक जीन्स के ऊपर। अब जो हाइब्रिड बना है कैपिटल U स्मॉल u कैपिटल R स्मॉल r जो कि F1 जनरेशन का है उसको जब क्रॉस किया गया हाइजीनिक बी के साथ, अब हाइजीनिक स्ट्रेन वालों के साथ इस
जो अनहाइजीनिक का F1 जनरेशन में फॉर्मेशन हुआ था उसके साथ जब क्रॉस किया गया, जिसका कहना चाहिए जीनोटाइप स्मॉल यू स्मॉल आर था, ये कोई मिक्सिंग वाला नहीं था, तो एक तरह से हमने यहाँ पर बैक क्रॉस किया है। तो जब बैक क्रॉस किया गया तो जो सेकंड जनरेशन फॉर्म हुई, F2 जनरेशन जब फॉर्म हुई, उसमें 4 तरह के इंडिविजुअल्स थे। कैसे इंडिविजुअल्स पैदा हुए, जिसमें कैपिटल यू कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका मतलब ये तो अनहाइजीनिक हो गए। फिर कैपिटल यू स्मॉल आर, फिर उसके बाद स्मॉल यू कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो इसमें से 23 प्रोजेनी ऐसी थी जिसमें जो 9 ऐसे इंडिविजुअल्स है जो कि अनकैप करते थे कॉम के चैम्बर्स को, जिसमें इन्फेक्टेड लार्वे होते थे और साफ सफाई करते थे, लेकिन वो रिमूव नहीं करते थे डिजीज्ड लार्वे को। तो ये क्या कर रहे हैं, इन्फेक्टेड लार्वा जो जिन चैम्बर्स में है उनको अनकैप तो कर रहे हैं, उनके दरवाजे खोल रहे हैं, लेकिन वो जो डिजीज वाले लार्वा वहां पे प्रेजेंट है उनको वहां से नहीं हटाते थे। तो ये इस तरह की प्रोजेनी 9 नंबर में ऐसी थी। वहीं जो 6 प्रोजेनी थी, 6 डिड नॉट अनकैप द कॉम, वो ना ही कॉम के दरवाजे खोलती थी बट रिमूव द इन्फेक्टेड लार्वे, लेकिन फिर भी इन्फेक्टेड लार्वे को वहां से हटा देती थी। तो ये ऐसी चीजें देखने को मिली। तो 6 क्या कर रही है, 6 ऐसी थी जो कि दरवाजे तो नहीं खोलती थी, लेकिन हाँ जो इन्फेक्टेड और डेड लार्वे थे उनको रिमूव जरूर कर देती थी। अब क्वेश्चन उठ रहा है, अगर उन्होंने दरवाजे नहीं खोले तो फिर वो रिमूव कैसे कर रही है। तो मान लीजिए कि वो जो चैम्बर्स के दरवाजे थे, वहां जो चैम्बर्स की कैप्स थी, उसको किसी इंसान ने, किसी और ने, अगर कहना चाहिए अनकैप कर दिया, उसके दरवाजे किसी और ने खोल दी, किसी पर्सन ने खोल दी, तो उसके बारे में ऐसी बात की गई है। अब 8 ऐसी स्पीशीज थी जो ना ही अनकैप करती थी कॉम को, ना ही दरवाजे खोलती थी, ना ही वो वहां से इन्फेक्टेड लार्वे को हटाती थी। तो ये जो रिजल्ट हुआ एक क्रॉस का, जिसमें स्ट्रेन्स ऑफ हनी बी को क्रॉस किया गया, उससे ये इंडिकेट हुआ कि जो डिफरेंट जीन्स रहते हैं वो कंट्रोल करते हैं अनकैपिंग ऑफ द कॉम को, दरवाजे खोलने का काम, साथ में रिमूवल करने का काम डिजीज लार्वे का या फिर डेड प्यूपे का। तो ये जो रिजल्ट्स थे इनको एक्सप्लेन करने के लिए 2 पेयर ऑफ एलील्स का एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया था, जिसमें अनहाइजीनिक अलील जो था वो कैपिटल यू और कैपिटल आर था, जो कि डोमिनेंट थे। वहीं जो वर्कर बीज होती है जिसमें कैपिटल यू या फिर कैपिटल यू स्मॉल आर रहते हैं, जो कि अनहाइजीनिक होते हैं, ये अनकैप अगर कहा जाए तो ये अनकैप नहीं करते कॉम को, कॉम के चैम्बर को अनकैप नहीं करते हैं, और जिसके अंदर डिजीज लार्वे हो सकते हैं। और जिनके अंदर कैपिटल आर स्मॉल आर था, वो रिमूव करते हैं डिजीज या फिर डेड लार्वे और प्यूपे को, मतलब रिमूव नहीं करते डेड लार्वे और प्यूपे को। तो ये बात देखने को मिली। अब कोई फिजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल डिफरेंस, अब क्या होता है कि कोई फिजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल डिफरेंस हैव बीन डिस्कवर्ड अमंग टोटली हाइजीनिक, कोई इस तरह का डिफरेंस नहीं देखने को मिला है कि ये जो टोटली हाइजीनिक, इनमें कुछ हमें कुछ नई चीज डिस्कवर करने को मिल गई होगी। पार्शली अगर हम बात करें तो जो हाइजीनिक या फिर टोटली अनहाइजीनिक वाले, या तो हम हाइजीनिक की बात कर लें या फिर टोटली अनहाइजीनिक की बात कर लें वर्कर बीज की, तो उससे ये सजेस्ट होता है कि जो एलील कैपिटल यू है और स्मॉल यू है वो एक्ट करता है एक स्विच की तरह, जो कि रिलीज करता है अनकैपिंग बिहेवियर को, दरवाजे खोलने का काम, वहीं प्रोवाइड करता है एक सर्टेन तरह का थ्रेशोल्ड ऑफ स्टिमुलेशन। तो अब ये सारी चीजें हमने देखी, अब हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। चलें तो अब इसका फ्लो चार्ट समझते हैं। सबसे पहले पेरेंटल टाइप्स, F1 हाइब्रिड, ड्रोन्स और जो बैक क्रॉस टाइप्स होंगे उसका यहाँ पर मेंशन किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर पहला और दूसरे पे ध्यान देते हैं, हाइजीनिक और दूसरा है अनहाइजीनिक। हाइजीनिक का क्या जीनोटाइप था, स्मॉल यू स्मॉल आर। वहीं अनहाइजीनिक का क्या जीनोटाइप था, कैपिटल यू कैपिटल आर। जब इन दोनों को पहली बार क्रॉस किया गया, मैं यहाँ पर भी नोट करती हूँ, यू आर को क्रॉस किया हमने, यू आर स्मॉल वाला और स्मॉल वाला, ठीक है। तो जो चीज फॉर्म हुई वो क्या फॉर्म हुई, इन दोनों का रिजल्ट जो फॉर्म हुआ वो था यू आर और यू आर। तो एक तरह का मिश्रण यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, मिक्स फॉर्म यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर इसको देख सकते हो, अनहाइजीनिक, और हाँ ये अनहाइजीनिक था, इसको हमने पहले भी मेंशन करा है तो मैं यहाँ पर इसको मेंशन करना भूल गई। तो अनहाइजीनिक था स्मॉल यू आर कैपिटल आर। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जब ये जो F1 जनरेशन थी इसको उन्होंने क्या करा, क्रॉस करा, एक तरह से बैक क्रॉस करा। किससे बैक क्रॉस किया, जो कि रेसेसिव जो स्ट्रेन है उसके साथ क्रॉस किया। अब क्वेश्चन है कि रेसेसिव स्ट्रेन कौन है, तो रेसेसिव स्ट्रेन है ये वाला जिसको हमने हाइजीनिक नाम दिया था। वहीं जो अनहाइजीनिक वाला है वो डोमिनेंट है, और जो छोटा वाला अनहाइजीनिक वाला है वो कैसा है, रेसेसिव है। तो जब रेसेसिव के साथ इसी F1 जनरेशन को, जो ये हमने यहाँ रिजल्ट बनाया है, इसको जब रेसेसिव के साथ क्रॉस किया गया, तो यहाँ लिखा हुआ भी है क्रॉस्ड विद हाइजीनिक, जिसमें यू आर का नाम दिया गया है। तो क्या होता है कि 2 तरह से कह सकते हैं, 4 तरह से यहाँ पर रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। पहले जिसके अंदर यू आर
दिखाया गया है स्मॉल यू स्मॉल आर। इसकी वजह से यहाँ पर देखा गया है ये F2 जनरेशन थी, बैक क्रॉस टाइप जो था, तो यहाँ जो फॉर्मेशन होता है उसमें क्या देखने को मिला, स्मॉल यू आर यानी कि हाइजीनिक स्पीशीज पैदा हुई, जो कि कैप को ओपन भी करती थी, दरवाजों को खोलने का काम भी करती थी, एयरेशन का काम करती थी और डेड प्यूपे को भी वहां से रिमूव करती थी। फिर जो नेक्स्ट ड्रोन्स थे यहाँ पर स्मॉल यू और कैपिटल आर, जब इनके साथ देखा गया तो जो स्पीशीज फॉर्म हुई वो कैसी थी, उसमें था स्मॉल आर, स्मॉल यू, कैपिटल आर, स्मॉल यू और स्मॉल आर। और ये वाली जो स्पीशीज थी वो सिर्फ अनकैप करने का काम करती थी, सिर्फ दरवाजे को खोलती थी, लेकिन डेड प्यूपे को वहां से रिमूव नहीं करती थी। नेक्स्ट जो क्रॉस था कैपिटल यू और स्मॉल आर के साथ था, तो उसकी जो स्पीशीज यहाँ पर फॉर्म हुई थी वो कैसी थी, कैपिटल यू कैपिटल आर स्मॉल यू स्मॉल आर। तो ये क्या करती थी, ये स्पीशीज सिर्फ रिमूव करती थी डेड प्यूपे को, लेकिन अनकैपिंग का काम नहीं करती थी, दरवाजे खोलने का काम नहीं करती थी। फिर उसके बाद यहाँ पर कैपिटल यू और कैपिटल आर शो किए गए। इसमें जो स्पीशीज थी उनका जीनोटाइप था कैपिटल यू कैपिटल आर स्मॉल यू स्मॉल आर। और ये जो स्पीशीज थी ये पूरी तरह से अनहाइजीनिक थी, ना ही ये कैप को खोलने का काम करती थी, ना दरवाजे खोलती थी, ना ही ये स्पीशीज जो रहती थी वो डेड ये जो स्ट्रेन्स थे ना ही वो डेड प्यूपे को रिमूव करते थे। So we saw the nest cleaning behavior of honeybees and also we saw egg laying behavior of Aplysia. In next video segment we will be behavior of monozygotic twins. So stay tuned and don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much.